दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी को नमस्कार। यहाँ पर हम केंद्रीय विद्यालय संगठन की बात करें तो केवीएस पीआरटी के लिए आपका जो सीडीपी का कंप्लीट आपका जो सिलेबस है थ्योरी का टॉपिक वाइज वो हम कंप्लीट करवा रहे हैं। ये हमारा 5वां लेक्चर है। वीडियो के प्लेलिस्ट आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो आपको प्रीवियस वीडियोस मिल जाएंगे। केवीएस सीडीपी 2023 नाम से प्लेलिस्ट है जिसे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम आज के अपने इस टॉपिक प्रकरण को लेकर के बात करें जिसे हम पढ़ने वाले हैं तो प्रीवियस वीडियो से ही हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, मैच्योरिटी के बारे में क्या कुछ होती है, आपकी जो भी स्टेजेस होती है डेवलपमेंट की, आपके जो भी सिद्धांत होते हैं, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, उन सभी के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर जो आज हम बात करने वाले हैं वो है विकास के अध्ययन का महत्व। आखिर जब हम स्टडी करते हैं डेवलपमेंट की तो इसका क्या मतलब है, क्या महत्व है। अगर आप यहाँ मेरे साथ में बैठे हो, इस लेक्चर को देख रहे हो तो कारण क्या है इसको देखने का, इम्पॉर्टेंस क्या है, किस लिए आप मेरे साथ में जुड़े हुए हो। ये कहते हैं क्रू एंड क्रू महोदय ये कहते हैं कि व्यक्ति और समाज के कल्याण के क्षेत्र में रुचि रखने, मनोवैज्ञानिक हो चाहे शैक्षिक हो, अभिभावक हैं, यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बालक हैं, विकास के अध्ययन को महत्व देने लगे हैं। कारण ये है जब हम बात करते हैं यहाँ पर अध्ययन को लेकर के तो अगर हम अलग अलग बच्चों की बात करें, चूँकि आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, उन बच्चों को समझने के लिए, उनको अच्छी तरीके से स्टडी करने के लिए फिर उनको हम मुख्य धारा में लेकर के आ पाएँ, इसलिए कहीं ना कहीं हम बाल मनोविज्ञान का, बाल विकास का, या जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, इसकी स्टडी कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो बालक है व्यक्ति का पिता है, बालक के प्रथम 6 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आदि लोकोक्तियाँ ने बाल विकास के अध्ययन के महत्व को बढ़ाया ही है। तो ये किसने कहा, ये क्रू एंड क्रू महोदय का स्टेटमेंट रहा है। आगे यहाँ पर ये कहते हैं, कुछ यहाँ पर पहलू दिए हुए हैं इन्होंने। समाज के समक्ष 2 पहलू प्रस्तुत किए, एक व्यावहारिक होता है और एक सैद्धांतिक। व्यवहार में जो आपके बिहेवियर में हो, और एक आपका कि भाई हमने ये सिद्धांत बना रखा है, हमारे ये प्रिंसिपल रहे हैं। तो आखिर इसके हिसाब से ये क्या है, कहते हैं समाज में प्रत्येक अभिभावक के लिए सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही पक्षों का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। कि व्यवहार में कोई भी जब हम बात करते हैं बच्चे को लेकर के, उसका विकास कैसे कुछ हो रहा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसकी डेवलपमेंट की बात करें, ग्रोथ की बात करें तो वो कैसे हमें देखने को मिल रहा है, उसकी रेट क्या है, उसकी दिशा एक दिशीय है या मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है, ये सारी चीज़ें। और सिद्धांत क्या कहता है, ठीक है, प्रिंसिपल क्या कहता है कि होना क्या चाहिए। तो दोनों ही तरीके से इन्होंने उसकी आवश्यकता को जो है यहाँ पर प्राथमिकता दी है। बाल विकास के अध्ययन से अभिभावकों तथा भावी माताओं को लाभ क्या है, जरा देखिएगा। ये कहते हैं कि बाल पोषण का ज्ञान, यहाँ पर गर्भ से लेकर के आने तक में संसार में प्रथम दर्शन देने की संपूर्ण प्रक्रिया जो है वो शुरू होती है। आपको भी पता होगा कि वहाँ से लेकर के एक गर्भाधान से लेकर के अगर हम बात करें बच्चे के बड़े होने तक में या आगे तक में, तो आप अलग अलग दशाओं में देखते होंगे कि पोषण, न्यूट्रिशन जो है वो किस किस हद तक हमें उन्हें, या बैलेंस डाइट हमें देने की ज़रूरत होती है। तो ये स्टडी करके, ये किसने बताया, ये जब हमने बाल मनोविज्ञान, बाल विकास का अध्ययन किया, विकास कैसे होता है, किस तरीके को अगर हम अपनाएं कि बालक का विकास या वृद्धि जो है अच्छी हो, और उसके बाद ही तो हम उनको पोषण दे रहे हैं। फिर अभिभावकत्व का ज्ञान, इसका क्या मतलब है। मार्गरेट मीड और यहाँ पर नाइल न्यूटन ने बाल विकास के अध्ययनों में इस बात पर बल दिया कि केवल यौन संबंधों की प्रतिक्रिया मात्र से ही नर नारी या अभिभावकत्व जो है वो प्राप्त नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि आपने यौन संबंध बनाए, नर और नारी ने क्या किया, हस्बैंड वाइफ जो भी आप समझिए, ऐसे में उन्होंने यौन संबंध बनाए। तो जरूरी नहीं है कि यौन संबंध बनाने से ही वो अभिभावक हो गए, वो ऐसे में गार्जियन हो गए। वह अभिभावकत्व चाहे पितृत्व हो या मातृत्व सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में विकसित होता है। कहाँ परिवेश में, सामाजिक और सांस्कृतिक जो है आपका वातावरण है, परिवेश में हमें विकसित होता हुआ देखने को मिलेगा। आपसे कहते हैं यौन संबंधों की वैधानिकता ही वैधानिक और उत्तरदायी अभिभावकत्व का निर्माण करती है। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो अवैधानिक यौन संबंध का परिणाम असामाजिक होता है और इस स्थिति में उत्पन्न बालकों की समाज में प्रतिष्ठा नहीं होती है। ये बात आप भी समझते होंगे, है ना। कहीं ना कहीं हमारे समाज में उस चीज़ को नाजायज़ प्रकार के एक वर्ड से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ से कहीं ना कहीं क्लियर होती है। बालक के सामान्य व्यवहार को लेकर के बात करें, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बालक का विकास कुछ इस तरीके से हो कि उसमें जो सामान्य व्यवहार है उसका सृजन हो। सृजन मतलब ही होता है क्रिएशन होना, ठीक है, एक तरीके से सृजन होना, जो भी चाहो आप कह लो।
कहते हैं मानव अधिकारों का अस्तित्व तभी होता है जबकि बालक का मानसिक और शारीरिक विकास जो है सामान्य रूप से होगा। यहाँ पर वैलेंटी महोदय क्या कहते हैं कि 2% बालक असामान्य रूप से विकसित होते हैं। बाल विकास का यह अध्ययन अभिभावकों को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि उनका व्यवहार सामान्य हो। यहाँ पर 2% बालक को ही लेकर के यहाँ पर इन्होंने असामान्यता जाहिर की है, ठीक है। उनके बालक का व्यवहार और विकास जो है सामान्य हो तभी वे दोनों समाज के लिए उपयोगी हो सकते हैं। भाई अगर कोई असामान्य है, असामान्य को क्या बोल देते हो, तो मेंटल आदमी है ये, यही बोल देते हो आप, तो वो तो कहीं ना कहीं समाज के लिए हमारे लिए सही नहीं होगा ना। देखिए सही नहीं होगा इन द सेंस, आप उसे जब तक सही तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे, उसका इलाज नहीं करेंगे, तब तक वो हमारे समाज में सही तरीके से अपना योगदान नहीं दे सकता। समाज में ज़रूरी, देखो ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति नहीं हो सकता, बिल्कुल ज़रूरी है। जहाँ पर कुछ आपकी पॉजिटिव चीज़ें होंगी, नेगेटिव भी होंगी थोड़ा बहुत, लेकिन उनमें हमें सुधार करने की पूर्णतया ज़रूरत होती है। और ये चीज़ कैसे संभव है, जब हम बाल विकास का अच्छी तरीके से स्टडी किए रहेंगे। बालकों का विश्वास यहाँ पर इन्होंने बोला है, अक्सर ये देखा जाता है कि माता पिता से वो झूठ बोलते हैं। ऐसी स्थिति में माता पिता का विश्वास जो है वो खो बैठता है। वो बाल विकास का अध्ययन जो है ऐसे में क्या करता है कि माता पिता को सामाजिक निर्देशन देता है, सोशल इंस्ट्रक्शन, और उन परिस्थितियों तथा उपायों की ओर ध्यान दिलाता है जिनके द्वारा माता पिता और बालक दोनों में सद्भावना या सद्भाव बना रहता है। कि भाई ऐसी क्या सिचुएशन कंडीशन आ गई कि वो जो बच्चा है अपने माता पिता से झूठ बोल रहा है। स्कूल जाने के लिए कुछ और बहाना मार करके गोला मार दिया, बंक कर दिया, नहीं गया, आप समझ रहे हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है, झूठे बहाना मार के वो लेटा हुआ है कि हमारी तबीयत खराब है। तो ऐसे में क्या कुछ चीज़ें हैं, उन सभी की स्टडी ये विकास, ये बाल मनोविज्ञान बाल विकास से करवाता है। और उसको जब हम पढ़े हुए होते हैं, जानते हैं, तो दोनों में हमें क्या देखने को मिलेगा फिर ऐसे में, विकास की अवस्थाओं का ज्ञान। ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, ये कहते हैं बाल विकास के अध्ययन से माता पिता को यह ज्ञात होता है कि किस प्रकार बालक शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर विकसित होता है, और इन विभिन्न अवस्थाओं में उसका कौन कौन सा शारीरिक, संवेगात्मकता को लेकर के बात करें, भावात्मकता को लेकर के बात करें, भाषा चीज़ों को लेकर के बात करें, सामाजिक है, नैतिकता है, इन सभी में परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। तो इन्होंने अवस्थाओं का ज्ञान, अब जब हमें पता रहेगा कि शैशवावस्था में ये विशेषताएँ होती हैं, आप पहले से स्टडी की हुई हो, तो आप आसानी से उन चीज़ों को समझेंगे। अगर वो किसी चीज़ के लिए जिद कर रहा है, तो आपको समझने की ज़रूरत है कि बच्चा अभी छोटा है, अभी वो समझ नहीं पा रहा है, हमें उसे किस तरीके से ट्रीट करने की ज़रूरत है, ये नहीं लपड़िया दो। बात समझ में आ गई। तो ये स्टडी इसीलिए की जाती है, ये बाल मनोविज्ञान, ये बाल विकास का अध्ययन इसीलिए ज़रूरी है, इसकी इंपॉर्टेंस यही बताया जा रहा है। सामाजिकरण का ज्ञान, व्हाट इज़ सोशलाइजेशन। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो है, आप बोल देते हो कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक सोसाइटी में हिस्सा हो जाते हैं, सोसाइटी समाज बना रहे होते हैं। एक परिवार को लेकर के बात करें तो एक परिवार में मिनिमम सदस्य कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। एक हस्बैंड हो सकता है और दूसरा उसका वाइफ, मिनिमम 2 हो सकते हैं, 2 लोग परिवार बनाते हैं। तीसरा हुआ, आप बोल देते हो भाई ये आपका एक जो है न्यूक्लियर टाइप की फैमिली हो गई, एकल फैमिली हो गई, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए अब यहाँ पर सामाजिकरण का ज्ञान, आपका ये जो बाल मनोविज्ञान है, ये बताता है कि सोशलाइजेशन क्या होता है। हमें एक दूसरे के संपर्क में आने की ज़रूरत है, अंतःक्रिया करने की ज़रूरत है, बातचीत करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे सामाजिकरण को, अब आप घर ही में बैठे रहोगे, बच्चा घर में ही बैठा हुआ है, बाहर निकल ही नहीं रहा है, लोगों से मुलाकात ही, आप कहते हो लड़का बिगड़ जाएगा बाहर निकलेगा तो। बात समझ में आ गई। जब जिस दिन वो निकलेगा उस दिन वो जो है घबरा जाएगा कि महाराज ये क्या है। बात समझ में आ रही है। तो सब में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, सारी चीज़ों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। बालक का व्यक्तित्व, यहाँ पर अगर हम पर्सनालिटी को लेकर के बात करें, ये आपसे क्या कहते हैं कि अध्ययन से बालक के व्यक्तित्व का विकास जो है वो सरलता से किया जा सकता है। भाई अगर कहीं भी हमें लग रहा है कि इसकी पर्सनालिटी जो है वो गड़बड़ हो रही है, ये किसी गलत दिशा में जा रहा है, इसकी दशा इस समय सही नहीं है जिस दिशा में ये जा रहा है, तो हम उसे सुधार करने की पूरी कोशिश करते हैं। एक टीचर भी कोशिश करता है स्कूल में, फॉर्मल इन्वायरमेंट में और इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में, जो गार्जियन है, जो माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, वो करते हैं। तो ऐसे में क्या उसके व्यक्तित्व को सुधारा जा सकता है? बिल्कुल सुधारा जा सकता है। उसकी जो अंतर्मन है, उनकी चीज़ों को समझ करके, उसकी मनोदशा को समझ करके उनमें परिवर्तन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी जो है बताई हुई हैं, और इन सभी में सहायता करता है ये जो विकास है, ये जो बालक का विकास है, खेल तथा बालक। इन्होंने कहा जो खेल होता है वो बालक के जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। खेलों से ही बालक के विकास के विभिन्न अवस्थाओं में गति आती है।
बालक अभिभावकों को बाल विकास का अध्ययन यह बताता है कि खेलों को बालक के विकास की प्रक्रिया में किस प्रकार से रखा जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, संतुलित विकास हो सके, घर है, विद्यालय है, समुदाय है, तीनों स्थानों पर बालकों के खेलों में विविधता आती है। अब आप विद्यालय में की बात करें तो प्रांगण बढ़िया सा मिलेगा, प्रांगण नहीं माफ़ी चाहेंगे, आपका खेल का मैदान है, बड़ा सा एरिया है, वहाँ पर वो और अच्छे से खेल सकेगा। घर में आपके मान लीजिए प्रांगण है नहीं है, जो अहाता होता है घर के सामने का वही प्रांगण होता है, तो हो सकता है वो हो ना हो, छोटा हो, उनसे भी फ़र्क पड़ेगा कहीं ना कहीं। समुदाय की बात करें तो इन सभी में खेल का प्रकार अलग अलग होता है और बालक जो है उन सभी में मज़े से जो है कहीं ना कहीं अपनी इन क्रियाओं को अंजाम दे रहा होता है। स्वास्थ्य को लेकर के बात करें, कहते हैं शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जो है उसके विकास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। दो ही चीज़ें मुख्य होती हैं, एक फिजिकल रूप से उसका ग्रोथ होना, तो उसका डेवलपमेंट होना, और दूसरा जब हम बात करते हैं तो मानसिक तरीके से। अगर फिजिकली वो फिट है और मानसिक रूप से कमज़ोर है तो भी हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे में हम उस बच्चे को मुख्य धारा में लाने का प्रयास कहीं ना कहीं कर रहे होंगे दोनों ही दशाओं में। तो ये कहीं ना कहीं हम ये नहीं कहते कि पूरी परफेक्टनेस हो, लेकिन इसमें वो बैलेंस रहे फिजिकल और मेंटल हेल्थ में। आपसे कहते हैं कि जिन बालकों का शारीरिक स्वास्थ्य खराब होता है, अब देखिए जब वो फिजिकली फिट नहीं होंगे तो उनका मेंटल वाला दिमाग बिल्कुल से काम नहीं करेगा। आप मान लीजिए कि अभी आप बीमार हो, आपकी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत खराब है, तो उस समय मैं क्लास ले पाऊंगा? नहीं ले पाऊंगा। फिर आप समझ रहे हैं, मैं कुछ पढ़ा नहीं पाऊंगा और आप कुछ पढ़ नहीं पाओगे अगर आपकी तबीयत खराब होगी तो ऐसे में कहीं ना कहीं मानसिक दशा जो है वो प्रभावित होती है। अरे यार पढ़ने का मन नहीं है, तबीयत खराब है हमारी। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से वाइस वर्सा कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे पर इनकी डिपेंडेंसी है, अन्योन्याश्रित क्रिया है, जो चाहो आप इसे कह सकते हो। यहाँ पर शैक्षिक प्रक्रिया को लेकर के बोला है कि बाल विकास के अध्ययन में शिशु शिक्षा के मानदंड बदल दिए गए। देखिए इसमें क्या है आपका कि माता पिता भी बालक के शैक्षिक विकास के लिए उतने ही जिम्मेदार हैं जितना कि शिक्षक। अब दो चीज़ें होती हैं भाई, अगर मैं स्कूल के टाइमिंग को लेकर के बात करूं तो स्कूल में तो 6 घंटा बालक है, 24 घंटे की बात करें, 6 घंटा अगर स्कूल में है तो बाकी 18 घंटे कहाँ पे रहता है? वो कहीं ना कहीं अपने परिवार में रहता होगा। तो ऐसे में माता पिता की भी जिम्मेदारी होती है। वो पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि सब कुछ टीचर देखे। जब फॉर्मल सिचुएशन टीचर के साथ में है, औपचारिक वातावरण में शिक्षक होता है, तो अनौपचारिक वातावरण में जो गार्जियन होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आखिर स्कूल में उसने क्या कुछ काम किया उसको देखना, वो कहाँ पे खेलने जा रहा है, कैसे क्या कुछ उसकी गतिविधियां हैं उसको देखना। तो दोनों ही लोगों की ये जिम्मेदारी ऐसे में बनती है। यहाँ पर बालक के शिक्षा की प्रक्रिया में रुचि है, अभिरुचि है, उसकी योग्यता है, उसकी क्षमता है आदि का विशेष महत्व हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ पर पाठ्यक्रम, आयु, बुद्धि, परिवेश आदि के अनुसार ये चीज़ें जो है वो बनने लगती हैं। अब देखिए ये चीज़ें कभी आप अगर खोजोगे तो इंटरनेट पर ये सारी चीज़ें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी, लेकिन दोस्त जो वीडियोज़ होते हैं वो आपके लिए बस इसीलिए होते हैं कि आपको सही तरीके से समझाया जाए कि आखिर उस पॉइंट का मतलब क्या है, और उम्मीद करते हैं कि वो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर कुछ और सुधार करने की ज़रूरत है तो। बाकी कुछ अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो, एक कमेंट ज़रूर लिख दिया करो, ये हमारे लिए पुनर्बलन का काम करता है। आप लिखते हो कि सर ठीक है ये करिए वो करिए और सुधार करिए, कुछ भी लिखते हो, तो ऐसे में मुझे लगता है कि हाँ आप चीज़ों पर गौर कर रहे हो, आप देख रहे हो, आप पढ़ रहे हो। आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने कहा डाल्टन की बात करें, किंडरगार्टन है, मॉन्टेसरी है, नई तालीम आदि अनेक शिक्षण विधियां बालक को विशेष महत्व देती हैं। ये सारी विधियां क्या है? आप नई तालीम की बात करो जो बेसिक शिक्षा पद्धति है गांधी जी की, आप मेरिया मॉन्टेसरी की बात करो जो है मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति, किंडरगार्टन को लेकर के बात करो फ्रेडरिक फ्रॉबेल, डाल्टन पद्धति, ये सारी जो है छोटे बच्चों को कहीं ना कहीं सही दिशा और दशा देने के लिए पढ़ाई जाती हैं। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, व्यक्तिगत भेदों पर बल बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के दौर में आपको ये ज़रूर देखने को मिलता है। आप में से जितने भी बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हो, अगर यहाँ पर 20-30 बच्चा भी देख रहा है तो 20 बच्चे, मान लीजिए 20 बच्चे देख रहे हैं, तो 20 बच्चों में सभी लोगों की मानसिक दशा एक सी तो होगी नहीं। कोई हो सकता है किसी चीज़ में ज़्यादा बढ़िया हो, कोई हो सकता है उस क्षेत्र में जो है कम हो। मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता हमें देखने को मिलेगी ही मिलेगी। एक क्लासरूम में इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वेरिएशंस होते हैं, तो वो टीचर उस इंडिविजुअल वेरिएशन को कैसे हैंडल करेगा। जब मैं कभी क्लास पढ़ाता हूँ तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर और तेज़ी से चलिए, सर और जल्दी चलिए, सर और जल्दी चलिए। उन्हें इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। कुछ बच्चे हैं जो नहीं समझ पा रहे, सर एक बार फिर से बता दीजिए। तो यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी है कि आपको एक साथ में सभी को लेकर के चलना है। हमेशा आपके सामने एक समावेशी कक्षा होनी चाहिए।
कभी भी आप भौतिक रूप से पढ़ाएं, आप वर्चुअली, वास्तविक, अवास्तविक, जैसे भी पढ़ाना है, आभासी, लेकिन सामने आपकी एक इंक्लूसिव क्लास होनी चाहिए जहाँ पर आपको सभी को एक साथ में लेकर के चलना है। अगर आपने किसी को छोड़ दिया तो आप किस बात के शिक्षक हैं भाई? फिर बात समझ में आ रही है? ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा। केवी के बाद आपका इंटरव्यू डेमो होगा, वहाँ पर अगर आप ऐसी मानसिकता, ऐसी चीज़ों को रखेंगे तो फिर काम नहीं होगा दोस्त। आगे आपसे ब्लेयर के कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं। कहते हैं कि आधुनिक अभिभावक को सफलता प्राप्त करने के लिए ऐसा विशेषज्ञ होना चाहिए जो बालकों को समझे कि वह कैसे विकसित होते हैं, सीखते हैं और समायोजित होते हैं। कोई अपरिचित या मनोवैज्ञानिक विधियों से अनभिज्ञ व्यक्ति अभिभावक के दायित्व और कार्यों को पूरा नहीं कर सकता। ये बात जो है इन्होंने किसने बताई? ये ब्लेयर महोदय ने बताया हुआ है। तो ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है। मंदबुद्धि, प्रतिभाशाली, विकलांग, दिव्यांग, इन सभी को लेकर के कहीं ना कहीं हम एक साथ में चलते हैं। हाँ, इन्हें जब स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे दिव्यांग बच्चा है, स्पेशल ट्रीटमेंट सुन नहीं पा रहा है, तो कुछ ऑडियो वाली चीज़ों को हम लेकर के आएंगे, कुछ विजुअल वाली चीज़ों को अलग से लेकर के आएंगे, ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आ रही है? जो दृष्टिबाधित और बाकी हैं, तो वो स्पेशल ट्रीटमेंट तो हम साथ में देते ही देते हैं, बट सभी बच्चों को हम कैसे कंसीडर करते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि उन्हें हम एक समान रूप से कंसीडर करते हैं। अब से यहाँ पर कुछ सिद्धांतों के बारे में बोला है कि मानवतावादी, मनोविज्ञान और यहाँ पर विकासात्मक सिद्धांत की अगर हम बात करें तो ये आखिर सिद्धांत जो हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पर आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत को लेकर के बोला है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर हम बात करते हैं तो इस वाले सेक्शन को लेकर के हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये आपका टॉपिक जो है थोड़ा सा लंबा है। आज के वीडियो में इतना ही। धीरे धीरे ध्यान दीजिएगा, आपके जो लेक्चर की जो टाइम है ऐसे में वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ रहेगा। लगभग आधे घंटे का तो आपका लेक्चर कम से कम ये रहेगा ही रहेगा। जैसे आज हम यहाँ पर 16.5 मिनट में रुक रहे हैं, ठीक है। कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।